अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ टू इंक्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है कि जिससे हमारे माशरे का कोई भी फ़र्द फ़ायदा उठा सकता है, बेशक वो जिस भी लेवल का है। एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं कि जिनको हम यूज़ करके या गवर्नमेंट यूज़ करके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकती है। हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट्स में, इंटरव्यूज़ में, डेमोज़ में ये पूछा जाता है कि आपने अगर मुल्क की ग्रोथ अचीव करनी है तो किस किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के पास वो कौन से टूल्स हैं कि जिनको यूज़ करके गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें हाउ टू इंक्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी ग्रोथ की। कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट which is defined as the combined value of all goods and services produced within a country in a year। इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद आपकी जीडीपी है, जो कि आपका मजमू है तमाम अशिया सरमाए का जो कि आप एक साल में प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि साल में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको अगर आप एक जगह पे जमा कर लें तो वो आपकी हो जाएगी जीडीपी। और हमने इस वीडियो में कोशिश करना है कि जीडीपी को ही बढ़ा सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के। पहला एस्पेक्ट आपके पास है एग्रीगेट डिमांड को आप बढ़ा लें। एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स, आप डिमांड मतलब कि जो चीज़ तलब करते हैं वो कहता है कि आप तलब में आप इंक्रीज ले आएँ, यानी कि आप कंज्यूमर स्पेंडिंग कर दें, ज़्यादा स्पेंड कर दें, खर्च कर दें, इन्वेस्टमेंट लेवल किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दे, या फिर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे तवज्जो दे के आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आपके पास है एग्रीगेट सप्लाई का। सप्लाई स्टूडेंट्स होती है सप्लायर साइड से, जिसका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, यानी कि प्रोडक्शन हमारे पास कैपेसिटी, द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, या फिर लेबर प्रोडक्टिविटी भी इसमें शामिल हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम इसके फैक्टर्स को भी वो डिस्कस करते हैं। वी नीड टू सी ए राइज इन डिमांड एंड आर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। सबसे पहले आप राइज इन डिमांड को देख लें, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आप डिमांड को राइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले है, आप इस डायग्राम को देखें तो आपको वाई एक्सिस पे नज़र आएगा प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस पे आपको नज़र आएगा रियल जीडीपी। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे देखें किसी चीज़ की प्राइस लेवल बढ़ रही है तो उससे उसकी रियल जीडीपी में भी इंक्रीज आएगी, यानी कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे जिस चीज़ की प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी तो प्रोड्यूसर वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो सेल करेगा, इनकम जनरेट करेगा और दोबारा से प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह से हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ होगी, यानी कि प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ तो आप देख सकते हैं रियल जीडीपी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होगी Y1 से Y2 की जानिब। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं
वो कौन कौन से हैं, रीजंस कौन कौन सी हो सकती हैं। कहता है एग्रीगेट डिमांड कैन इंक्रीज फॉर वेरियस रीजंस। रीजन में से सबसे पहले आपके पास है लोअर इंटरेस्ट रेट। इट मीन्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर तो इंटरेस्ट रेट में कमी ले आए कोई भी इंस्टीट्यूट, बैंकिंग सेक्टर या कोई और बंदा, तो इससे क्या होगा कि अगर आपने पैसा जमा कराना है या आपने पैसा यूज़ करना है, अगर आप पैसा बैंक में जमा करवाएंगे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो आप ये सोचेंगे कि हम इस बैंक में पैसा रखवाने के बजाय हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी सेंस में अगर आप देखें, अगर आपने पैसा अगर निकलवाना है बैंक से, तो अगर आप निकलवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से आपको उस पर जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो आपको कम पड़ जाएगी, तो आप उस तरीके से भी अपनी स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास इंक्रीज रियल वेज रेट। अगर आपकी रियल वेज रेट ज़्यादा हो सकती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। कहता है इफ नॉमिनल वेज ग्रो अप इन्फ्लेशन देन कंज्यूमर हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड। अगर एक कंज्यूमर है उसकी नॉमिनल वेज रेट इंक्रीज कर दी जाए, इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दी जाए, तो उसकी रियल वेज रेट ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा स्पेंड कर सकेगा। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी रियल वेज रेट कैसे इंक्रीज हो सकती है। आप देखें, रियल वेज रेट का फार्मूला होता है नॉमिनल वेज डिवाइड बाय प्राइस। नॉमिनल वेज जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो करंट आपके पास वेज होती है उसी को नॉमिनल वेज कहते हैं। यानी कि अगर आप देखें रियल वेज आपकी, अगर आप नीचे देखें दूसरे स्टेप में, नॉमिनल वेज आपके पास अगर 100 है, अगर प्राइस लेवल आपके पास 20 है, तो रियल वेज आपकी होगी 5 रुपीज़। लेकिन अगर आप नॉमिनल वेज मतलब कि करंट मंथ की जो सैलरी है इसको इंक्रीज कर दें, 100 से 200 कर दें, तो रियल वेज हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 10। यानी कि अभी एक बंदे की जब आपने नॉमिनल वेज इंक्रीज की है 100 से 200, तो उसकी रियल वेज 5 to 10 यानी कि इंक्रीज हो गई है। अभी वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा वो चीज़ों की आगे मांग करेगा, स्पेंड ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से अगर आप रियल वेज को इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिक आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसको देख लें। कहता है हायर ग्लोबल ग्रोथ लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट स्पेंडिंग। अगर आप हायर ग्लोबल ग्रोथ करते हैं यानी कि आपने एक्सपोर्ट में ज़्यादा वो स्पेंड कर दिया, आपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर दिया, तो इससे भी आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद डीवैल्यूएशन मेकिंग एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट वर एक्सपेंसिव इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड। अगर आप डीवैल्यूएशन लेके आते हैं मतलब कि अपनी एक्सपोर्ट को चीपर बनाते हैं और इंपोर्ट को आप एक्सपेंसिव बनाते हैं, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है, अपने मुल्क से चीज़ें बाहर भिजवानी है, तो आप उसको चीप बना दें, और जो आपके अपने मुल्क में चीज़ें इंपोर्ट आप करते हैं उसको एक्सपेंसिव बना दें, महंगी कर दें, तो इससे आपकी राइज इन डिमांड हो जाएगी डोमेस्टिक गुड्स की। आप अपने मुल्क की जो क्वांटिटी है, जो चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं, उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जो सप्लायर है उसको ज़्यादा करने के, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आप इसका ग्राफ देख लें। एक्स एक्सिस पे आपके पास प्राइस लेवल है, वाई एक्सिस पे आपके पास रियल जीडीपी है। यानी कि प्राइस लेवल सेम है, प्राइस सेम हो, लेकिन लॉन्ग रन में जो एवरेज सप्लाई है, जो सप्लायर सप्लाई करता है, वो इंक्रीज कर दे गिवन प्राइस पे, तो इससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज आ जाएगी। आप यहां पे देखें Y1 से Y2 यानी कि प्रोडक्शन या जीडीपी आपकी इंक्रीज हो गई है, प्राइस लेवल आपका सेम ही रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें फैक्टर्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सप्लाई बढ़ाने के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके पास सबसे पहला फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मुल्क में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी
तो आप इससे सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। स्टीम पावर एंड टेलीग्राम हेल्प प्रोडक्टिविटी इन द 19th सेंचुरी। जो आपकी स्टीम पावर थी और टेलीग्राम था, वो 19th सेंचुरी में उसने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ में मदद उसने किया है। इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स आर हेल्पिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन 20th सेंचुरी। जो आपका इंटरनेट और कंप्यूटर्स हैं, ये आपकी 21st सेंचुरी में आपकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में उसने मदद फराहम की है। दूसरा है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प्स वर्कर बिकम मोर प्रोडक्टिविटी। आपकी जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं या फिर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करेंगे, अपना प्रॉफिट को ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास इम्प्रूव स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी जो स्किल्स हैं और क्वालिफिकेशन है उसको आप ज़्यादा कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस, वर्किंग फ्रॉम होम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अपने वर्किंग प्रैक्टिस को ज़्यादा कर लें, अपने घरानों में छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपके पास इनकम जनरेट होगी, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद करते करते आप अपने विलेज को, अपनी कंट्री को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज नेट माइग्रेशन, स्पेशली इंकरेजिंग वर्कर्स विद द स्किल्स दैट आर शॉर्ट रन सप्लाई लाइक बिल्डर्स, फ्रूट पैकर्स। आप अगर नेट माइग्रेशन को इंक्रीज कर दें, इससे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ आपकी इनकम, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका इंप्रूव हो सकता है। आपको इनकरेज करना चाहिए बिल्डर्स को, फ्रूट पैकर्स हो गए एट्सेट्रा, जो कि शॉर्ट रन जो सप्लाई करते हैं उनको इनकरेज लाजमी करना चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास राइज रिटायरमेंट एज एंड देयरफॉर इंक्रीज द लेबर सप्लाई। स्टूडेंट्स दो किस्म के आपके पास फोर्सेस होती हैं, एक है रिटायर एज लेबर फोर्स, एक है अनरिटायर। जो आपके पास रिटायर लोग हो जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया होता है। अगर उनको दोबारा से आप सप्लाई में लेके आते हैं तो वो आपकी सप्लाई प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो एक बंदा उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है काम करने का, उसको लेके आएंगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। आपको जो एजुकेशन पे, पब्लिक सेक्टर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्यूचर में जाके आप प्रोडक्शन को, स्किल्स को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास वो कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के पास यहाँ पे डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं जिनको वो यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकती है। सबसे पहले आपके पास एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू होते हैं, यानी कि वो कहता है अगर आप फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंड कर दें बाय यूजिंग कटिंग टैक्स टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकरेज स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट जो टैक्स है उसमें कमी ले आए तो एक बंदे की अगर इनकम पहले जितनी थी उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो स्पेंड ज़्यादा कर सकेगा, इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकेगा। अगर एक 100 रुपये पे अगर गवर्नमेंट पहले टैक्स ले रही थी 20 रुपये, तो एक बंदे की डिस्पोजेबल इनकम थी 80 रुपये, यानी कि वो 80 रुपीज़ को यूज़ कर सकता था। लेकिन अगर गवर्नमेंट अभी टैक्सेस में कमी ले आए और 100 के पीछे वो 10 रुपये कट करे, तो अभी जो बंदे की डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी वो 90 रुपीज़ हो जाएगी, वो उसको स्पेंड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। हाउएवर लो टैक्स विल इंक्रीज द बजट डेफिसिट एंड विल लीड टू हायर बोरोइंग। जो आपका लो टैक्सेस होंगे वो आपके इंक्रीज कर देगा बजट डेफिसिट को और हायर बोरोइंग को। द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ए रिसेशन व्हेन देयर इज ए फॉल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रिसेशन के दौर में, जबकि एक
कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो फॉल में चली जाती है। यानी कि एक कंज्यूमर स्पेंड वो जब वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देता है तो गवर्नमेंट अगर वो टैक्स में कमी ले आए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम है कि अपने आप नेट इनकम में से टैक्सेस को माइनस करें तो जो बाकी अमाउंट आपके पास बच जाएगी जिसको आप खर्च कर सकते हैं वो आपकी होती है डिस्पोजेबल इनकम। दूसरी आपके पास है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट के पास दूसरा टूल्स है वो है मॉनेटरी पॉलिसी को वो एक्सपेंड कर दे। नाउ यूजली सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। पहले ये गवर्नमेंट के पास भी था लेकिन अभी ये मोस्टली जो है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, जिस बैंक को बैंकों का बाप भी कहते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो नोट्स को जारी करता है, करेंसी को जारी करता है, कहता है कटिंग इंटरेस्ट रेट कैन बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड। अगर सेंट्रल बैंक ने डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना है तो वो इंटरेस्ट रेट में कमी कर दे। इससे फायदा ये होगा कि एक बंदे ने अगर बोरोइंग करनी है या लेंडिंग करनी है तो वो ज़्यादा डिमांड को कर लेगा। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आप बैंक में जमा करवाने के लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, तो आप बैंक में जमा नहीं करवाएंगे बल्कि किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि आपने मनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया। दूसरी सूरत में देखें, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप सेंट्रल बैंक के पास चले जाएंगे, उससे पैसे की डिमांड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम अदा करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आप लोग ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे और आपकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक चीज़ में स्टेबिलिटी ले आए। एक की फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी which enables the usual economic activity to take place. Uncertainty and political tension can discourage investment and economic growth. जो uncertainty है या political में tension है, political instability है, वो आपकी economic growth को बहुत ज़्यादा मुतासर कर देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास गवर्नमेंट जो सप्लाई साइड, ऊपर के जो हमने 3 टूल्स को हमने डिस्कस किया था वो थे आपके डिमांड साइड के। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट के सप्लाई साइड पॉलिसीज़। तो उसमें सबसे पहले आप देखें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक न्यू रोड्स, रेलवेज लाइन एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड रिड्यूस कंसिगेशन। जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपनी सप्लाई साइड पॉलिसी को इंक्रीज करके इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव कर सकती है। मींस कि वो न्यू रोड्स बना दे, रेलवेज बना दे, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कर दे, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। इससे ये होगा कि जब रोड्स बनेगी, पुल बनेंगे, रेलवेज बनेगी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगी तो गवर्नमेंट को सप्लायर्स की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी। वर्कर्स की इस तरह से आमदनी बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मनी डिमांड ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, हमारा जो सर्कुलर ऑफ इनकम है वो ज़्यादा जनरेट करेगा। तो इससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास प्राइवेटाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करे। इससे योगा इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हो सकती है। यानी कि जो इदारे गवर्नमेंट के पास हैं अगर वो उसको सही मैनेज नहीं कर सकती तो वो प्राइवेट लोगों को वो सेल कर दें। प्राइवेट लोग जब उसमें आएंगे तो वो उसको मैनेज सही कर सकेंगे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज सही कर सकेंगे। इस तरह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में 2 ही इंडिकेटर्स को यूज़ किया, एक डिमांड साइड पॉलिसी और दूसरी हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा नीचे वीडियो के कमेंट करके। साथ में हमारा फ़ोन नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन पे छोटी छोटी वीडियोस बनाने के, ताकि आपको टेस्ट में, इंटरव्यूज़ में कोई मसला मसाइल ना हो, या एज ए पाकिस्तानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल